मैं हूं अंशिता। कांग्रेस सपा के साथ आने से क्या भाजपा और एनडीए को घाटा होगा? क्या बीजेपी 400 पार का सपना पूरा कर पाएगी? क्या ये इतना आसान है? कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन की खबर ने बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें तो ला दी, साथ ही इन सवालों ने जोर भी पकड़ लिया। लेकिन ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसको समझने के लिए आंकड़ों के फेर को समझना भी जरूरी है। तो क्या वाकई ये गठबंधन बीजेपी और एनडीए को टक्कर दे पाएगा? नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी मिशन 400 का लक्ष्य हासिल करने का सपना देख रही है। लिहाजा यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर जी जान लगा देना भाजपा की जरूरत भी है और मजबूरी भी है। पश्चिमी यूपी में रालोद मुखिया जयंत चौधरी और पूर्वांचल के सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर को एनडीए में शामिल करना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। बावजूद इसके देश के सबसे बड़े सूबे की 10 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ की राह में कांटे बो सकती हैं। ये वो सीटें हैं जहां पिछले चुनावों में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था। यानी कि ये 10 सीटें बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती हैं। तो इनमें से एक सीट है मछली शहर। जौनपुर जिले में आने वाली ये संसदीय सीट यूं तो भाजपा के ही खाते में है, मगर 2019 के लोकसभा चुनावों में यहां बीजेपी प्रत्याशी बीपी सरोज को महज 181 वोटों के मामूली अंतर से जीत मिली थी। पश्चिमी यूपी की फिरोजाबाद संसदीय सीट भी ऐसी ही एक सीट है जहां इस बार भी बीजेपी को जीत के लिए खून पसीना एक करना पड़ सकता है। 2019 की बात करें तो यहां बीजेपी के चंद्रसेन ने जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर थे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चचेरे भाई अक्षय यादव। हार जीत का अंतर 28,781 वोटों का था। अब आप कहेंगे ये तो ठीक ठाक अंतर है, फिर क्यों ये सीट चुनौती है? तो यहां कहानी में जरा ट्विस्ट है, क्योंकि उस चुनाव में चाचा शिवपाल यादव भी फिरोजाबाद से ताल ठोक रहे थे और ये वो समय था जब सपा और शिवपाल के रास्ते अलग अलग थे। उनके खाते में 91,869 वोट भी आए थे। तो फिरोजाबाद एक ऐसी सीट है जो सपा की परंपरागत सीट मानी जाती है। हालांकि यहां से कांग्रेस के राज बब्बर ने डिंपल यादव को भी हराया था और 2019 में भी भाजपा को यहां जीत मिली थी। मगर शिवपाल का सपा में वापस आना बीजेपी को टेंशन दे सकता है, क्योंकि फिरोजाबाद का जातीय और राजनीतिक समीकरण सपा के पक्ष में जाता है। अगर चाचा शिवपाल थोड़ी सी मेहनत कर देते हैं तो बाजी पलट सकती है और सोने पे सुहागा अब तो कांग्रेस भी सपा के साथ ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्नौज संसदीय सीट की, जहां से 2019 में डिंपल यादव को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि यहां भी जीत तो बीजेपी को ही मिली थी। पिछले आम चुनाव में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने सपा की डिंपल यादव को 12,353 वोटों के अंतर से हराया था। लेकिन बीजेपी की इस जीत की वजह यहां भी शिवपाल फैक्टर ही था। लिहाजा अब की बार भाजपा को अतिरिक्त यानी कि ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब आते हैं पश्चिमी यूपी की तरफ। यहाँ तो कई ऐसी सीटें हैं जिन्हें बीजेपी की कमजोर कड़ियां माना जाता है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी का ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं है, इसलिए तो उसने रालोद पर डोरे डाले हैं। शुरुआत करते हैं वेस्ट यूपी के सबसे बड़े शहरों में से एक मेरठ से। यहाँ भाजपा की राह आसान नहीं थी। मेरठ संसदीय सीट पर बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल को बीएसपी के हाजी याकूब पर महज 4,729 वोटों से जीत मिल सकी थी। कुछ ऐसा ही हाल मेरठ से सटे मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का भी रहा था। यहां भी बीजेपी के संजीव बालियान ने आरएलडी उम्मीदवार को सिर्फ 6,526 वोटों से हराया था। बदायूं की बात करें तो इस संसदीय सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने अखिलेश के चचेरे भाई और सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को 18,454 वोटों से हराया था। अब इस सीट पे पेच क्यों फंसा हुआ है? तो इसे ऐसे समझिए कि अब की बार स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव खुद इस सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। लिहाजा भाजपा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। इसके अलावा आरएलडी के बीजेपी से हाथ मिलाने से भी पार्टी समर्थक नाराज हैं। हो सकता है इस नाराजगी का फायदा सपा को मिल जाए। हाँ, इन सभी सीटों के बीच वेस्ट यूपी की एक सीट है जिस पर बीजेपी की टेंशन थोड़ी कम हो सकती है और वो है बागपत। हालांकि इस सीट पर भी बीजेपी को कांटे की टक्कर मिली थी, लेकिन खुद आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से। लेकिन इस बार तो मुकाबला एक तरफा ही दिख रहा है, क्योंकि जयंत चौधरी ने तो एनडीए का ही हाथ थाम लिया है। 2019 में सपा बसपा और रालोद ने मिलकर बीजेपी का मुकाबला किया था, मगर इस बार ऐसा नहीं है। आरएलडी अब एनडीए का हिस्सा बन चुकी है, वहीं बीएसपी एकला चलो रे की नीति पर काम कर रही है। मतलब विपक्ष बिखरा हुआ है और इसका फायदा भाजपा को मिलता नजर आ रहा है।
हाँ, अगर रालोद का एनडीए के साथ जाना वहां की जनता को पसंद नहीं आया तो बाजी पलट भी सकती है। अब बात करते हैं पूर्वांचल की चुनौतीपूर्ण सीटों की। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बलिया सीट भाजपा के लिए चुनौती बन सकती है। 2019 आम चुनाव में बलिया संसदीय सीट पर बीजेपी के वीरेंद्र सिंह मस्त को सिर्फ 15,519 वोटों से जीत मिली थी। उन्होंने सपा के सनातन पांडे को हराया था। इसी तरह चंदौली लोकसभा सीट पर बीजेपी के महेंद्र नाथ पांडे ने सपा के संजय चौहान को 13,959 वोटों से हराया था। जबकि सुल्तानपुर संसदीय सीट से मेनका गांधी जैसी बीजेपी की हैवीवेट उम्मीदवार भी कड़े संघर्ष के बाद सिर्फ 14,526 वोटों से चुनाव जीत पाई थी। और ये वोटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, आप भी जानते हैं। भाजपा के रणनीतिकारों को पिछले आम चुनाव के बाद ही अंदाजा हो गया था कि 2024 में चुनौती जोरदार हो सकती है। यही वजह है कि इन 10 लोकसभा सीटों पर पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन इलाकों का खुद दौरा किया। यहां के लिए विकास कार्यों की घोषणा की गई। विकास कार्यों की समीक्षा के लिए सूबे के 10 मंत्रियों को इन 10 सीटों का प्रभार दिया गया। भाजपा के आला नेताओं ने भी इन इलाकों में संगठन को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि बूथ लेवल पर भी कई सारे बदलाव किए ताकि भाजपा के वोटरों को हर हाल में पोलिंग बूथ तक ले जाया जाए। सूत्रों की माने तो इन सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार भी बदल सकती है। हालांकि ये पब्लिक है, ये कब किसे सिर पर चढ़ा दे और किसे जमीन पर पटक दे इसका पता तो सिर्फ खुद जनता को ही है। खैर, आगे बढ़ते हैं तो लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी किसी भी वक्त बच सकती है, इसलिए राजनीतिक दलों की धड़कनें भी तेज हो रही हैं। चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। इधर बीजेपी 400 पार का लक्ष्य लिए आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के लक्ष्य रथ को रोकने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के बैनर तले एक साथ आ गई है। यही नहीं, लोकसभा उम्मीदवारों के चयन में भी बहुत सावधानी बरत रहे हैं। जैसे बात करें बदायूं सीट की, जो पहले ही बीजेपी के लिए टेंशन वाली सीट है, उस सीट पर अल्पसंख्यक समेत सभी वर्ग के मतों पर पकड़ रखने वाले चाचा शिवपाल सिंह यादव को उतार दिया गया है। आजमगढ़ की सीट भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ से छीनने के लिए धर्मेंद्र यादव को बदायूं के साथ साथ आजमगढ़ का भी प्रभारी बना दिया गया है। अब आते हैं मुख्य सवाल पर। वो सवाल ये कि सपा कांग्रेस के साथ आने से एनडीए को कैसे घाटा हो सकता है। तो इसको लेकर राजनीति के जानकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ का कहना है कोई घाटा नहीं, वहीं कुछ का कहना है कि 2024 के बाद से लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी का गिरता ग्राफ बता रहा है कि नुकसान होगा। साथ ही बसपा का कमजोर होना सपा और कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकता है, और अगर सपा और कांग्रेस को फायदा पहुंचा तो नुकसान बीजेपी का ही होना है। 2024 में बसपा का मत प्रतिशत कम हो सकता है। अल्पसंख्यक मतदाता सपा और कांग्रेस के साथ लगभग पूरी तरह से जा सकते हैं। इसके अलावा बसपा के दलित वोटों में भी बंटवारा होने की संभावना है। इसका फायदा सपा और कांग्रेस को मिल सकता है। और इन सब के अलावा किसानों की नाराजगी भी एक बड़ा फैक्टर है, जो मोदी और बीजेपी के लिए टेंशन बन सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।